एक लड़की जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी शादी एक गांव के सबसे अमीर अधल उम्र के आदमी से होती है जो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब वो उस लड़की के साथ उसके बिना मर्जी से शारीरिक संबंध बनाता है। उस लड़की की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या वो उससे कभी बाहर आ पाएगी, ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखिए। इस मूवी का नाम है द लास्ट वाइफ, जो एक थाई मूवी है। स्टार्टिंग में देखते हैं एक गरीब घर की लड़की लिन की शादी हो रही है एक बड़े घराने की आदमी से जो गांव का गवर्नर है, और उसका पहले से ही 2 वाइफ हैं जिनसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है और इसलिए वो अब तीसरी शादी कर रहा है। लिन की शादी को पूरे गांव वाले देख रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी शादी नहीं देखे थे। शादी के दिन गवर्नर एक समन को भी भेजा होता है जो उसकी नजर उतार सके। लिन जब शादी करके जाती है उसे वेलकम करने के लिए कोई नहीं होता। शादी के रात ही लिन अपनी शादी का जोड़ा पहन के बैठी होती है। गवर्नर शराब पी के आता है और सीधे ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। कुछ महीनों बाद लिन एक बच्चे को जन्म देती है। गवर्नर बहुत खुश होता है कि उसके घर एक लड़का पैदा हुआ है, लेकिन जब वो जाके देखता है तो उसका चेहरा लटक जाता है क्योंकि वो एक लड़की थी। फिर कहानी 7 साल बाद प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ लिन पूरे घर की सफाई कर रही होती है। उसकी बेटी डोंगनी अब 6 साल की हो गई है जो अपनी मॉम को पूजा घर की सफाई करते हुए देख रही थी और वो भी वैसे ही करने लगती है। तभी गवर्नर की फर्स्ट वाइफ डोंग को देख उसे डांटने लगती है और लिन आके उसे माफी मांगती है। फर्स्ट वाइफ डोंग को एक लड़की होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। 7 साल हो गया है और अब कोई भी बच्चा उनके घर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए रोज रात को गवर्नर लड़का पैदा करने के लिए लिन के साथ संभोग करता है, जहाँ लिन हमेशा गवर्नर के सजेशन के अनुसार खुद को तैयार करके रखती थी। एक दिन गवर्नर के पहली वाइफ को उसके फादर कुछ दवाई भेजते हैं जिस दवाई को लिन और गवर्नर को पिलाया जाता है। फिर गवर्नर को लिन के पास भेजा जाता है। लिन हमेशा की तरह खुद को बिस्तर में रेडी करके रखती है और गवर्नर आके उसके साथ संभोग करता है। लिन जब से इस घर में आई है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, मानो वो अपनी जिंदगी में सारी खुशी को कुर्बान कर चुकी हो। कभी वो अपनी गाँव की एक उड़ती हुई पंछी थी जो अब उस घर में कैद होके रह गई है, जिसकी हैसियत एक नौकरानी जैसी है। ना ही घर में उसे कोई पसंद करता है, उसे बस एक लड़का पैदा करने वाली मशीन बना के रखा गया है। अगले दिन गवर्नर और उसके 2 वाइफ ऊपर टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, जहाँ लिन और उसकी बेटी डोंगनी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पहली वाइफ बोलती है 7 साल हो गया है लेकिन अभी तक कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि लड़का नहीं हुआ तो गवर्नर को अपनी पद से हाथ धोना पड़ेगा। और साथ ही गवर्नर को बोलती है बाहर लोग कहते हैं कि आप तो नामर्द हैं। ये सुन गवर्नर आग बबूला हो जाता है और कहता है जो मुझे ये सब बोलते हैं उनके बीच का मैं काट दूंगा, और ये कहकर बाहर जाने लगता है। तभी लिन सूप लेके आ रही होती है और गवर्नर से टकरा जाती है, जिससे वो खुसर बुढ़ा लिन को एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिस वजह से लिन का सर दीवार पर टकरा जाता है और उसके सर से खून बहने लगती है। उसकी बेटी डंगनी ये सब देख रही थी और वो जाके अपनी माँ से गले लगा लेती है। एक दिन लिन अपनी बेटी डंगनी के साथ बाजार गई थी। खरीदारी करते वक्त उसे एक जाना पहचाना आवाज सुनाई देता है। जब वो उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है वो तो नाहन था। नाहन उसके गांव का लड़का है और नाहन लिन को देख चौंक जाता है। लिन पूछती है तुम कब आए? नाहन बोला मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ। नाहन बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन उसकी जुबान खामोश है, उसकी आंखों में बहुत दर्द छलक रहा है। तभी डोंगनी अपने माँ के पास आ जाती है। लिन उसे नाहन से मिलाती है और दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को बारिश हो रही है और लिन अपनी बचपन की यादों में खो जाती है। नाहन और लिन बचपन से ही एक गांव में पले बढ़े थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। नाहन लिन का हर कदम पर साथ देता है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लिन को अपनी पहली किस भी याद आ जाती है, यहीं तक कि कैसे जब उसकी मॉम बीमार पड़ी थी तब नाहन ही था जो उसका हेल्प किया था। क्योंकि लिन बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थे, वो एक दूसरे को बहुत चाहते थे और शादी करना चाहते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ लिन सच सबर के बाजार निकल पड़ती है नाहन से मिलने के लिए। जब वो नाहन के पास जा रही होती है तब उसकी बेटी डोंगनी आ जाती है और वो अपनी बेटी को देख वापस चली आती है और अपनी माँ बाबा के घर आ जाती है। डिनर करते वक्त लिन अपनी माँ बाबा से पूछती है वो नाहन से मार्केट में मिली। उसके पेरेंट्स थोड़े गुमसुम हो जाते हैं और उसके पापा बताते हैं 7 सालों से गाँव से दूर था और अभी आया है, शायद उसका परिवार की कब्र का देखभाल करना है। और साथ ही बताते हैं अच्छा हुआ कि लिन की शादी नाहन
नहान से नहीं हुई। वो पहले भी गरीब था और आज भी उसका हाल वही है। रात को लिन को नहान की याद सताती रहती है। इतनी तेज बिजली और बारिश होते हुए भी वो नहान से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। नहान दरवाजा खोल के लिन को अंदर आने देता है। लिन उसके लिए कुछ फ्रूट्स लाई होती है और हालचाल पूछने लगती है। नहान बताता है वो पूरी दुनिया घुमा, पैसा कमाया, फिर वो गलत संगत में पड़ गया जिस वजह से उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। लिन पूछती है तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? नहान के मन में जो गुस्सा, जो दर्द था, जो भड़ास था, लिन के ऊपर सब निकालने लगता है और भूलता है तुमने प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से। ये सुन लिन असली बात बताने लगती है। उसने शादी अपनी मर्जी से नहीं की है बल्कि वो मजबूर थी। दरअसल लिन के माँ बीमार होने की वजह से उसके बाबा क्रॉप्स चोरी करने जाते हैं और उस वक्त वो पकड़े जाते हैं और उन्हें डायरेक्ट गवर्नर के पास पेश किया जाता है, जहाँ उन्हें बहुत मारा जाता है। और अपनी बाबा की ऐसी हालत देख लिन खुद को रोक नहीं पाती और वो अपने बाबा के पास आ जाती है। तब गवर्नर लिन को देख उसके मन में कुछ बुरा आइडिया आता है। वो लिन को अकेले में बुलाते हैं। लिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है मेरे बाबा को छोड़ दीजिए। तब अकाउंटेंट बोल पड़ता जरूर तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया जाएगा अगर तुम गवर्नर से शादी कर लोगी तो। जिस दिन गवर्नर से तुम्हारी शादी होगी उस दिन तुम्हारे पिता भी आजाद हो जाएंगे, लेकिन ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो तुम्हारे बाबा को ऐसी सजा दिया जाएगा जो मौत से भी बदतर होगा। फिर लिन मजबूर होकर गवर्नर से शादी कर लेती है और इन प्रेजेंट नहान को कहती है कि वो नहीं चाहती कि नहान उसे गलत समझे। सच्चाई सुन नहान लिन की आंसू पोंछता है और उसे गले से लगा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में खो जाते हैं। अगले दिन लिन को देखते हैं, उसके चेहरा फिर से खुशी से छलक रही है। वो गाना गुनगुनाने लगी है और बड़ी वाइफ उसकी खुशी को देखकर रह नहीं पाती और उसे डांटने लगती है। लेकिन फिर भी लिन बेफिक्र होके खुश थी। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। जब वो गवर्नर के साथ फिर से रात गुजारने के लिए जाती है उसे एहसास हो जाता है कि यही उसकी असली लाइफ है। जो गवर्नर के घर में है उसे तो यहाँ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है और गवर्नर के साथ जो उसे प्यार भी नहीं करता बस उसके बच्चा पैदा करने के लिए रखा गया है। बहुत दिनों तक लिन नहान से मिलने नहीं आती जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और सीधे लिन के माँ बाबा के पास पहुँच जाता है लिन के बारे में जानने के लिए। वहाँ उसे पता चलता है लिन के घर एक बहुत बड़ा दावत है जहाँ बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो बहुत बिजी है। फिर क्या नहान वहाँ काम करने वाला बन के पहुँच जाता है। इधर लिन मेहमानों के लिए खाना बनाने में व्यस्त थी। तब वो नहान को देख सरप्राइज हो जाती है और जल्दी से वो नहान को अपने कमरे में ले आती है। नहान पूछता है तुम इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आ रही हो? लिन बताती है जब से इस घर में आई हूँ सब खुशी खत्म हो चुका है। मेरी कदम इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मुझे अपनी बेटी डंगनी को भी देखना है और उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, इसलिए हमें दूर रहना ही बेहतर है। ये सुन नहान कहता है मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो। इस घर में तुम बहुत सफर कर चुके हो और मैं नहीं चाहता तुम ऐसी लाइफ जियो। और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। तभी लिन को बुलाने सेकेंड वाइफ आ जाती है तो वो जल्दी से नहान को अलमीरा में छुपा के बाहर आती है और दरवाजा खोला रखती है। थोड़ी देर बाद नहान बाहर आता है। तभी नहान को कमरे से बाहर आता हुआ देख उस घर की एक नौकरानी देख लेती है। फिर लिन मेहमानों के पास आती है जहाँ मेहमान उसके खाने का बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। जहाँ फर्स्ट वाइफ ये सब जलन के मारे गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है सारे हक, सारे तारीफ बस मुझे ही मिलना चाहिए। रात को फर्स्ट वाइफ गवर्नर को लिन के बारे में भड़काने लगती है। इतनी साल हो गया है एक लड़का भी पैदा नहीं कर पाई और क्या गवर्नर लिन को बहुत पीटने लगता है। ये देख फर्स्ट वाइफ को बहुत ही सुकून मिल रहा था, लेकिन सेकेंड वाइफ ये देख रह नहीं पाती और गवर्नर को रोकने लगती है। फर्स्ट वाइफ लिन के साथ तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपनी गुस्सा निकालने के लिए वो उसकी बेटी डंगनी को घर के बाहर लाती है और उसके पैर पर एक डंडे से मारने लगती है और उसे रात भर बाहर ही रहने को कहती है। उस नन्ही सी बच्ची पर इतनी अत्याचार देख उसकी माँ लिन कैसे भला रह सकती है। वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि ऐसा ना करे, लेकिन बेरहम फर्स्ट वाइफ उसकी बात को नहीं सुनती और उल्टा लिन को धमकी देती है डंग के पास भी गई तो उसका पैर तोड़ दूंगी। बेचारी डंग रात भर वहीं ठंड में पड़ी रहती है और उसकी माँ लिन उसके साथ वैसे ही रहती है। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर वहाँ के नौकर भी दुखी हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद लिन नहान से मिलने आती है। नहान लिन के घाव को देखता है जो आज भी ताजा है। वो ये सब देख गुस्से में गवर्नर को मारने जाता है, लेकिन लिन उसे रोक देती है और बताती है कि उसे यहाँ से गवर्नर से दूर जाना है क्योंकि वो
लोग अब मेरी बेटी पर भी अत्याचार करने लगे हैं। ये सुन नाहन कहता है, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ। लिन कहती है, गवर्नर को पता चल गया तो वो अपनी पूरी आदमी लगा देगा हमें ढूंढने के लिए और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुन नाहन कहता है, वो कुछ ऐसे लोगों को जानता है जो उनका प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगेंगे। फिर और क्या, लिन धीरे धीरे करके गवर्नर की तिजोरी से थोड़े थोड़े पैसे चुराने लगती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, और वो चोरी किए हुए पैसे लाकर नाहन को पास जमा करने लगती है। एक दिन अकाउंटेंट पैसे का हिसाब करता है जहाँ उसे पैसे कम पड़ने लगते हैं और वो लिन के ऊपर डाउट करने लगता है। एक दिन लिन नाहन से मिलने जाती है और उसे पैसे वापस करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। वो उस पैसे को वही रख देना चाहती थी जहाँ से लाई है। और फिर हम देखते हैं अकाउंटेंट लिन का पीछा करके उस जगह पहुँच जाता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन नाहन अकाउंटेंट को बात सुनते हुए देख लेता है और उसे पकड़ने भागता है और उसे बहुत मारता है। नाहन उसे घर लाके बांध के रखता है। जब लिन और नाहन बाहर होते हैं तब अकाउंटेंट अपनी रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है। तब लिन उसके पास आ जाती है तो उस पर अटैक करने लगता है एक कुल्हाड़ी से। इधर लिन बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रही होती है। जब अकाउंटेंट लिन को कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है तब नाहन आके उसे बचा लेता है और दोनों की हाथापाई में नाहन एक चाकू से अकाउंटेंट के गले पर मार देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। लिन और नाहन ये देख शौक में चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों कभी नहीं चाहते थे कि किसी का मर्डर करें। वो लोग वहाँ घर के पास एक गड्ढा खोल के अकाउंटेंट को वहीं दफना देते हैं। इस हादसे की वजह से लिन का मन अब कहीं नहीं लगती। उसे हर जगह अकाउंटेंट दिखाई देने लगता है, जिस वजह से अब वो डरी डरी रहती थी। इधर 2 हफ्ते हो जाता है, अकाउंटेंट का कुछ पता नहीं होता, इसलिए गवर्नर एक इन्वेस्टिगेटर किन को हायर करता है उसके जांच के लिए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन जब लिन से कुछ सवाल पूछते हैं तो वो घबराई हुई थी। उस दिन रात को किन एक नौकर से पूछताछ करते वक्त उसे पता चलता है दावत के दिन नाहन छोटी मालकिन के कमरे से बाहर निकल रहा होता है और ये बात लिन भी सुन लेती है। फिर अगले दिन किन मार्केट में चला जाता है नाहन से मिलने के लिए, जहाँ वो उससे बताता है कि वो इन्वेस्टिगेटर है और वो गवर्नर का अकाउंटेंट जो गुम हो गया है उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आया है, और उसका हाथ को देखता है जो चोट के वक्त लगा था, लेकिन कुछ कहता नहीं। इन्वेस्टिगेशन का नाम सुन नाहन घबरा जाता है। उसके बाद नाहन और लिन अकेले में मिलते हैं और दोनों डरे हुए थे। लिन नाहन को कहती है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन नाहन मना करता है। भागना मतलब सरेंडर करना है, इसलिए वो भागना नहीं चाहता और वो बताता है उसे अकाउंटेंट का बॉडी वहाँ से हटाना होगा ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि उसका बॉडी उसके घर के पास ही दफना था। उसी दिन रात को किन उस गाँव में जाकर छानबीन करता है और इधर नाहन भी अकाउंटेंट की बॉडी को वहाँ से हटा कर एक और जगह दफनाने जाता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव किन पहुँच जाता है और उसे पूछने लगता है इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तो नाहन बताता है थोड़ी गर्मी है तो फ्रेश एयर लेने जा रहा हूँ। किन अकाउंटेंट के गुम हो जाने के बारे में बोल रहा ही था, तभी नाहन कह देता है मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ और एक खून के मामले में मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? तब किन बोला मैं तो किसी मर्डर के बारे में पूछा ही नहीं। ये सुन नाहन खुद को बचाने के लिए तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगता है और किन भी उसके पीछे भागने लगता है और धमकी देता है जितना भागना है भाग लो, लेकिन लिन तो यही है। ये सुन नाहन अपने आप को सरेंडर कर देता है और सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। पुलिस स्टेशन में नाहन को बहुत मारा जाता है। अगले दिन किन लिन से मिलता है, जहां लिन पर हो रहे अत्याचार का भी पता चलता है और नाहन के स्टेटमेंट भी लेता है और गवर्नर को बताता है कि इन मर्डर में सिर्फ नाहन का हाथ है और लिन बेकसूर है। ये सुन फर्स्ट वाइफ सह नहीं पाती, क्योंकि वो लिन को भी सजा देना चाहती थी। ये सुन किन बोलता है अगर आप चाहते हो तीसरी मालकिन को भी सजा हो तो मुझे ये 7 साल पहले की बातों को इंक्वायरी करना पड़ेगा, जहाँ उन पर किए गए जुल्म भी शामिल होगा। और गवर्नर को भी बताता है आपने जिस धोखे से शादी की है, अगर ये बात हायर ऑफिसर को पता लग गया तो आपका पद तो गया, और अगर तीसरी मालकिन का नाजायज रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा तो सोचो आपकी कितनी बदनामी होगी। ये सब सुन बुढ़ा सेल्फिश गवर्नर पूरी तरह से पलट जाता है और कहता है आप जाके जज को बता दे कि ये मामला सुलझ गया है और नाहन ही इन सब में दोषी है। लेकिन फर्स्ट वाइफ ये सब सुन के गुस्सा हो जाती है और वो जैसे भी करके लिन को सजा देना चाहती है। किन अपनी काम खत्म करके चला जाता है और अगले दिन लिन नाहन से मिलने जेल आती है
उसकी ऐसी हाल देखकर वो रो पड़ती है और नाहन को पूछती है तुमने क्यों खुद के ऊपर सारे इल्जाम ले लिया और वो जैसे भी करके उसे यहाँ से बाहर निकाल के ही रहेगी। नाहन बोला मैं कैसे तुम्हें उस हाल में छोड़ देता, तुम तो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया हो, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जिंदा होने का क्या मतलब। यहीं पर लिन एक सच्चाई रिवील करती है कि कैसे वो अपनी बेटी के बाबा को मरने के लिए छोड़ सकता है। हाँ फ्रेंड्स, डोंगनी नाहन की बेटी होती है और गवर्नर असल में नामर्द ही होता है और वो नाहा की बता के जाती है कि वो उसे जैसे भी करके छुड़वाएगी और वो अपनी नई परिवार बना के साथ रहेंगे। रात में लिन तिजोरी में जाके एक लाल किताब निकालती है जिसमें गवर्नर के सारे काला चिट्ठा होता है। वो जब वही किताब लेके आ रही होती है तो उसे फर्स्ट वाइफ देख लेती है और उसे वो लाल किताब छुड़ाने लगती है। दोनों में हाथापाई होता है और फर्स्ट वाइफ चाकू से लिन के पेट पर 3 बार मार देती है जिसमें लिन घायल हो जाती है और लिन भी उसे धक्का मार देती है जहाँ फर्स्ट वाइफ एक लालटेन की आग में जल जाती है। जैसा कर्म वैसा फल, जितनी वो लिन को जलती थी आज वो खुद आग में जल रही है। दूसरी ओर लिन वो किताब लेके भाग रही होती है तब गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब सेकेंड वाइफ उसे देख लेती है लेकिन वो गार्ड्स को गलत रास्ता बता के लिन को स्टोर हाउस में छुपा देती है क्योंकि वो ही थी उस घर में जिससे लिन को लेकर उसके मन में थोड़ी सी हमदर्दी थी। अगले दिन लिन स्टोर हाउस से निकलकर सीधे गवर्नर के पास आती है और उसे धमकी देती है कि तुम्हारा लाल किताब मेरे पास है और जेल जाना नहीं चाहते हो तो वैसे करो जैसे मैं कह रही हूँ। ये सुन गवर्नर कहता है तुम तो मेरी वाइफ को मार डाला और उसका फादर एक बड़े ऑफिसर हैं जो तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। लिन कहती है ऐसी मामला तो इस घर में आम है, ये तो तुम संभाल लोगे और मैं जैसा कहती हूँ वैसे करो और नाहन को जेल से आजाद कर दो और मेरी फैमिली को खुशी से रहने दो। लिन जब नाहन को जेल में लेने जाती है वहीं ही अपने जख्म की वजह से बेहोश हो जाती है और उसका इलाज उसकी माँ बाबा के यहाँ कराया जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करके अफसोस जताता है कि वो अब कुछ ही समय जिंदा रह पाएगी। लिन नाहन और डोंगनी को अपने पास बुलाती है और डोंगनी को बताती है कि नाहन तुम्हारे असली बाबा हैं और उनको आज से बाबा बुलाना और हमेशा उनके साथ रहना और वो भी तुम्हारे हर कदम में साथ देंगे और अभी मुझसे जाना होगा। जब भी मेरी याद आए अपने हाथ अपने धड़कन में रखना और मुझे महसूस करना। छोटी डोंग ये सुन रो पड़ती है और अपनी माँ से लिपट जाती है और नाहन की आंखों में भी आंसू नहीं रुक रहे थे। नाहन लिन को अपनी बाहों में लेके अपने पूर्वजों के मंदिर ले आता है और वो दोनों वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। लिन खुश है कि अब वो नाहन के साथ है, एक ही दिन के लिए ही सही, और उसकी बाहों में अपने सर रख लेती है और अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए हमेशा के लिए सो जाती है। नाहन उसे लिपट के बहुत रोने लगता है। इधर देखते हैं गवर्नर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और नाहन का पोस्टर हर जगह लगाया होता है उसे पकड़ने के लिए। लिन को उसकी हरकत पहले से ही पता था, इसलिए वो एक भरोसेमंद आदमी के हाथ वही लाल किताब डिटेक्टिव किन के पास भेज देती है। उस किताब से गवर्नर का सारा काला पर्दा खुल जाता है और वो गवर्नर को गिरफ्तार कर पूरे गांव में चला कर लाता है। दूसरी ओर देखते हैं अब जंगल में नाहन एक प्यारा सा घर बनाया है और लिन के माँ बाबा को भी अपने पास रख लिया है और वो सब अब खुशी खुशी रहते हैं। लास्ट में देखते हैं नाहन वही संग अपनी बेटी को भी सुना रहा होता है जो लिन पहले सुनाया करती थी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी हमारे स्टोरी को आखिर तक देख रहे हो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही प्लीज हमें सपोर्ट करते रहो और प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बेल घंटी को भी जरूर बजा देना जिससे आप लोगों से लेटेस्ट वीडियो ना छूटे और ऐसे ही न्यू स्टोरी का आनंद ले पाए। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।